गाइस आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 10 जुलाई 2016 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज कॉल्ड। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को खालिस्तान कहा जाता था। पहला आर्यभट्ट, दूसरा त्रिशूल, तीसरा अग्नि और चौथा परम। गाइस ये कंप्यूटर का परिचय वाले सेक्शन के क्वेश्चंस है। यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर की ओर जा रहे हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम नाम से आया था। राइट, तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यूनिवैक मीन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। यूनिवैक का कंप्यूटर शब्दावली में यूनिवैक का अर्थ क्या है। पहला यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, दूसरा यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, तीसरा यूनिवैक ऑटोमेटिक कंप्यूटर और चौथा है यूनिक ऑटोमेटिक वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर। यूनिवैक कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट, आंसर होगा फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड डिफरेंशियल इंजन। डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किसने किया। पहला एडा लवलेस ने, दूसरा चार्ल्स बेबेज ने, तीसरा जॉर्ज बूल ने और चौथा है हरमन हेलोरिथ ने। सो गाइस डिफरेंशियल इंजन इसका आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है, विच डिवाइस फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कौन सा उपकरण कंप्यूटर के मुख्य घटकों के बीच में संचार को सुगम बनाता है, मतलब एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको आसान बनाता है। पहला है बसेस, दूसरा कॉन्स्टिट्यूटिव्स, तीसरा है कनेक्टर्स, चौथा है ट्रांजिस्टर। तो फिर जब भी एक कंप्यूटर है और उसमें जो कम्युनिकेशंस का आदान प्रदान होता है, या कहना चाहिए यहाँ से वहाँ इधर उधर होती है कम्युनिकेशंस, उसका काम होता है बसेस का। बसेस इसको बहुत ही सरल तरीके से करती है। आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर पैरालांस अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ। कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट किसका एक समूह है। पहला है 200 बिट्स का, दूसरा 1024 बिट्स का, तीसरा है 40 बिट्स का या फिर चौथा है 8 बिट्स का। गाइस ये मेमोरीज हैं, जैसे बिट बाइट, मेगाबाइट, जीबी, टेराबाइट, या ये सारे सिस्टम हम किसी वीडियो में डीपली पढ़ेंगे। अभी हम डायरेक्टली पढ़ते हैं कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। राइट, आंसर होगा इसका चौथे नंबर का 8 बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज इक्वल टू। 1 जीबी या 1 गीगाबाइट में कंप्यूटर की कितने मेमोरी के इक्वल में होता है। 1024 मेगाबाइट्स के, 1024 किलोबाइट्स के, 1024 टेराबाइट्स के या फिर 1024 बाइट्स के। तो इस एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी आता है और 1024 MB मिलाकर 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट बनता है। इसका आंसर होगा पहले नंबर का 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स ऑपरेशंस यूजिंग टाइमिंग सिग्नल्स। निम्नलिखित में से कौन सा टाइमिंग संकेतों का उपयोग करके कार्यों का संचालन करता है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी यूनिट, तीसरा इनपुट आउटपुट यूनिट और चौथा है एएलयू। गाइस टाइमिंग संकेतों का यूज करके कार्यों का संचालन होता है, वो करता है कंट्रोल यूनिट। राइट, इसका आंसर होगा पहले नंबर का कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। पहला है एरे लॉजिक यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा एप्लीकेशंस लॉजिक यूनिट और चौथा है अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट। ये हमने कई बार पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। इस एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड स्टेट स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस अवस्था वाला भंडारण नहीं है, मतलब कि जो स्टोरेज डिवाइस है वो सॉलिड स्टेट वाली नहीं है। पहला है यूएसबी ड्राइवर, दूसरा एसएसडी, तीसरा फ्लैश मेमोरी कार्ड और चौथा है डीवीडी। ये जो ऊपर के पहले तीनों ऑप्शंस है, जैसे यूएसबी ड्राइवर, एसएसडी, फ्लैश मेमोरी कार्ड, ये नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होते हैं, पर डीवीडी एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो थोड़ी सी भी बेंड करने पर तुरंत टूट जाएगी। राइट, इसका आंसर होगा चौथे नंबर का डीवीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम इज दैट इट होल्ड्स ओनली। रैम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें केवल खालिस्तान होता है। पहला सिक्वेंशियल स्टोरेज, दूसरा डायरेक्ट स्टोरेज, तीसरा वॉलेटाइल स्टोरेज और चौथा नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। इस रैम है एक प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी होती है वॉलेटाइल स्टोरेज या वॉलेटाइल मेमोरी। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का वॉलेटाइल स्टोरेज। रैम एक वॉलेटाइल स्टोरेज है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोसेस्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किसे प्रोसेस करा जाता है। पहला इंफॉर्मेशन को, दूसरा डेटा को,
तीसरा हार्ड डिस्क को, या चौथा प्रोग्राम्स को। सीपीयू के द्वारा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करा जाता, ना हार्ड डिस्क को प्रोसेस करा जाता है, ना कि प्रोग्राम्स को। प्रोसेस करा जाता है डेटा को, और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद ही इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में हमें मिलती है। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का डेटा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस करा जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर किस पर बेस्ड थे या किस पर आधारित थे? पहला वैक्यूम ट्यूब पर, दूसरा ट्रांजिस्टर्स पर, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट पर, या फिर चौथा मैग्नेटिक ड्रम पर। सो गाइस, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, उसका दूसरा और तीसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर है, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का यूज किया गया। आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड चिप, राइट, या इंटीग्रेटेड सर्किट का। सो यहाँ पर आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट एंड ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट और साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस भी है? मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करती है? सो पहला है मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा मॉडेम और चौथा है ओसीआर। सो गाइस, मॉनिटर होता है वो केवल हमें आउटपुट देता है, ये इनपुट का काम नहीं करता है। प्रिंटर सिर्फ हमें आउटपुट ही देता है, इनपुट नहीं देता है। मॉडेम, उसमें जो सिग्नल्स है वो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर करता है, और उल्टा भी इसका करता है। और ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सिर्फ इनपुट का काम करता है। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ। डीवीडी का एग्जांपल है? हार्ड डिस्क का, और आउटपुट डिवाइस का, ऑप्टिकल डिस्क का, या फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। सो गाइस, यहाँ पर देखिएगा, डीवीडी का भी हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है। सो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कि हम उसे क्रॉस चेक करके उन दोनों का आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो जैसे वहां हमने पढ़ा था डीवीडी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस नहीं है, सो यहाँ चौथे नंबर का ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, राइट। इसके अलावा हार्ड डिस्क। सो गाइस, डीवीडी और हार्ड डिस्क दोनों अलग अलग डिवाइस है। डीवीडी भी स्टोरेज डिवाइस है और हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, राइट। सो ये हार्ड डिस्क भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस, सो डीवीडी स्टोरेज डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। सो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बचा लास्ट वाला ऑप्टिकल डिस्क। सो आंसर होगा इसका ऑप्टिकल डिस्क, राइट, तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following input devices convert sound into a form that can be processed by the system unit। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ध्वनि को उस रूप में रूपांतरित करता है जिसे सिस्टम यूनिट द्वारा परिष्कृत किया जाता है? पहला है ऑडियो, दूसरा डिजिटाइजर, तीसरा है प्लॉटर और चौथा है वेबकैम। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑडियो। ऑडियो एक ऐसी डिवाइस है जो साउंड्स को एक प्रोसेस्ड करे जाने वाले फॉर्म में चेंज करता है। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे दिए गए ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? पहला फायरफॉक्स, दूसरा अल्टा विस्टा, तीसरा याहू और चौथा है लाइनक्स। तो कैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर फायरफॉक्स है, अल्टा विस्टा है और याहू, ये तीनों सर्च इंजन है। सिर्फ यहाँ पर लाइनक्स है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम रिएक्ट्स इन एक्चुअल टाइम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करता है? पहला क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, दूसरा बैच सिस्टम, तीसरा रियल टाइम सिस्टम और चौथा है मल्टीटास्किंग सिस्टम। सो इनमें से एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम दिया जाता है उस किसी काम को करने के लिए, उसी टाइम में उसको रिस्पॉन्ड करता है, उस काम को रिस्पॉन्ड करता है, राइट। सो ये होगा रियल टाइम सिस्टम, जो रियल टाइम में या फिर एक्चुअल टाइम में कहा जाए तो रिस्पॉन्ड करता है, राइट। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेल इन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल क्या है? पहला हार्डवेयर कंपोनेंट, दूसरा कमांड इंटरप्रेटर, तीसरा है पार्ट ऑफ कंप्यूटर और चौथा है टूल इन सीपीयू शेड्यूलिंग। सो इस यूनिक्स में सेल क्या है, इसे आप इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो वहाँ लाइनक्स के लिए इसका लिखा मिलेगा आपको। एक पोस्ट डली होगी जिसमें लाइनक्स में सेल क्या होता है उसके बारे में लिखा होगा। खैर, जो लाइनक्स है और यूनिक्स है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लाइनक्स टोटली कहा जाए तो यूनिक्स का कॉपी ही है। वैसे ही जैसे यूनिक्स में सेल होगा, सेम लाइनक्स में भी सेल है। सो यहाँ पूछा गया है कि यूनिक्स में सेल क्या है, तो आप उस पोस्ट में पढ़ेंगे, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूनिक्स या लाइनक्स में सेल क्या होता है। मैं यहाँ डायरेक्टली आंसर पर जाता हूँ। ये कहलाता है कमांड इंटरप्रेटर, राइट। आंसर होगा सेकंड नंबर का, यूनिक्स में सेल कमांड इंटरप्रेटर है।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज अप्लाइड आफ्टर इंस्टॉलिंग अ न्यू प्रोग्राम और आफ्टर मेकिंग चेंजेस इन कॉन्फ़िगरेशन। एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद या फिर उसकी सेटिंग्स में बदलाव करने के बाद में हम इनमें से किस ऑप्शन को लागू करते हैं या फिर किस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। पहला शटडाउन को, दूसरा स्लीप को, तीसरा रीस्टार्ट को या चौथा हाइबरनेट को। तो guys, जब भी हम अपने कंप्यूटर में या किसी भी डिवाइस में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, किसी सेटिंग्स को हम अप्लाई करते हैं, तो उसे अच्छे तरीके से, मतलब कहना चाहिए कंप्लीटली अप्लाई करने के लिए हम रीस्टार्ट का यूज करते हैं। जैसे हम रीस्टार्ट करेंगे तो उस सेटिंग्स को जो हम प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर जो उसकी सेटिंग्स में हमने चेंजेस करे हुए हैं, वो सारे सिस्टम में जहां जहां वो अप्लाई होने चाहिए रीस्टार्ट करने से सारी जगह पर बहुत ही जल्दी आसानी से अप्लाई हो जाएगा। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का रीस्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रक्रिया प्रबंधन प्रबंधन भंडारण प्रबंधन, आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट प्रबंधन और सुरक्षा किसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम की, दूसरा डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम की, तीसरा ब्राउजर की या चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो गाइस यहाँ पर मैनेजमेंट का काम किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का, जो प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी का सारा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि जिसे एकल व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यूनिक्स, लाइनक्स, एम एस डॉस या फिर जेनिक्स। सो एम एस डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे केवल एक व्यक्ति द्वारा ही यूज करा जा सकता है, मतलब कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस है। राइट, सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑफिस सूट यू आर फैमिलियर विथ। निम्नलिखित में से क्या ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। ऑफिस सूट मतलब कि एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है। पहला डेटाबेस, दूसरा स्प्रेडशीट, तीसरा है फाइल मैनेजर और चौथा है वर्ड प्रोसेसर। इस एमएस ऑफिस के हमने पैकेज में पढ़े हुए हैं, डेटाबेस यानी कि एमएस एक्सेल भी होता है, वर्ड स्प्रेडशीट यानी कि एमएस एक्सेल होता है और वर्ड प्रोसेसर मतलब कि एमएस वर्ड होता है। और फाइल मैनेजर नहीं होता, फाइल मैनेजर एक अलग चीज है। सो यहाँ पर एमएस सूट, सॉरी ऑफिस सूट या फिर एमएस ऑफिस का हिस्सा फाइल मैनेजर नहीं है। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फ्रॉम विच मेन्यू वन कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर इनटू एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम किस मेन्यू में जाकर कर सकते हैं। सो ये हमने पहले भी किसी क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ है कि अगर हमें हेडर और फुटर इंसर्ट करना है अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, देन हमें किस मेन्यू में जाना होगा। सो ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू में, दूसरा टूल्स में, तीसरा इंसर्ट में या फिर चौथा व्यू में। सो जब भी हमें कुछ भी पेज पर इंसर्ट करना होता है, मतलब एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में पेज में हमें कोई टूल अप्लाई करना है तो हम उसके लिए जाते हैं इंसर्ट मेन्यू में। राइट, सो आंसर होगा तीसरे नंबर का इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स कॉल्ड। वर्ण और अनुच्छेद स्वरूपण आदेशों का संग्रह क्या कहा जाता है। मतलब कि कैरेक्टर्स और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कमांड्स क्या कहलाती है। पहला डिफॉल्ट्स, दूसरा स्टाइल्स, तीसरा है टूल्स और चौथा है टेम्पलेट। सो जो कैरेक्टर और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कमांड्स होती हैं वो कहलाती हैं स्टाइल्स, जिन्हें हम बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडेंट मार्कर इन एमएस वर्ड कंट्रोल्स ऑल द लाइंस एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन। एमएस वर्ड में कौन सा इंडेंट मार्कर है जो पहली पंक्ति को छोड़कर, मतलब पहली लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइंस को कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन है टॉप इंडेंट मार्कर, दूसरा लेफ्ट इंडेंट मार्कर, तीसरा है हैंगिंग इंडेंट मार्कर तो चौथा है राइट इंडेंट मार्कर। सो यहाँ पर गाइज जो पहली लाइन को छोड़कर बाकी की लाइनों को कंट्रोल करता है, मतलब किसी भी पैराग्राफ में पहली लाइन को कंट्रोल नहीं करेगा पर बाकी की जो लाइन बचती है पैराग्राफ की बाकी की लाइन उनको करता है लेफ्ट इंडेंट मार्कर कंट्रोल। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का लेफ्ट इंडेंट मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर। इनमें से कौन सा हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर नहीं है। पहला लिपिकर, दूसरा स्क्रीन क्राफ्ट, तीसरा हिंदी पैड और चौथा आई लीव। वैसे हम ये किसी दूसरी वीडियो में या फिर आपको इंस्टाग्राम पेज पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर कौन कौन से है। यहाँ हम डायरेक्टली आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर कौन सा नहीं है। गाइस हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर स्क्रीन क्राफ्ट करके एक ऑप्शन होता है, प्रोसेसर होता है,
वो नहीं है, राइट। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का स्क्रीन क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ शॉर्टकट टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। इनमें से कौन सा शॉर्टकट है जिसके द्वारा हम एमएस वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हो। ओपन डायलॉग बॉक्स मतलब जो पहले से फाइल सेव करी हुई है उन्हें खोलने के लिए ओपन डायलॉग बॉक्स जो खोला जाता है वो ओपन करने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज करा जाता है। पहला है F12, दूसरा शिफ्ट प्लस F12, तीसरा है अल्ट प्लस F12 और चौथा है कंट्रोल प्लस F12। सो गाइस एमएस वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ओ, राइट। अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस ओ तो नहीं है, पर यहाँ पर बाकी के जैसे F12 है, F12 से सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करा जाता है ना। इसके अलावा एक शॉर्टकट की है जिसके द्वारा यहाँ पर हम ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, वह है कंट्रोल प्लस F12। यहाँ पर आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि हमें ऐसे नॉर्मली हर जगह पर तो नहीं मिलेगा, कुछ ही बुक्स में मिलेगा। तो अगर हमें एमएस वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो हम या तो कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस F2, राइट। सो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस F2, चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज्ड टू डिप्लॉय अ पिक्चर ऑन अ वेब पेज। एक वेब पेज पर तस्वीर को डालने के लिए कौन सा टैग यूज करा जाता है। पहला है पिक्चर, दूसरा इमेज, तीसरा आईएमजी और चौथा है एसआरसी। तो गाइस हमने एचटीएमएल लैंग्वेज में कुछ टैग है, उनमें ये देखना होता है कि कौन से टैग के द्वारा किस चीज को इंसर्ट करा जाता है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट के लिए एक पर्टिकुलर टैग होता है, राइट। जैसे हमने पिछली किसी वीडियो में पढ़ा था कि HTML में यदि हमें एक इमेज को इंसर्ट करना है तो उसके लिए AHREF करके एक टैग होता है, उसके द्वारा करा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक इमेज को इंसर्ट करना है, सो इमेज को इंसर्ट करने के लिए टैग होता है IMG, राइट। तो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ प्राइमरी की इन अ डेटाबेस यानी कि एमएस एक्सेस इज टू। एमएस एक्सेस में प्राइमरी की का पर्पस क्या होता है। पहला अनलॉक द डेटाबेस, डेटाबेस को अनलॉक करने का, दूसरा प्रोवाइड अ मैप ऑफ द डेटा, तीसरा है यूनिकली आइडेंटिफाइड अ रिकॉर्ड और चौथा है एस्टेब्लिश कंसिस्टेंसी इन डेटाबेस ऑपरेशन। सो गाइस यहाँ पर प्राइमरी की क्या होती है, मतलब कि एमएस एक्सेस में या फिर बोलना चाहिए डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या काम होता है, ये अब भी हम डायरेक्टली इसमें आंसर की ओर बढ़ते हैं। अब वो प्राइमरी की क्या होता है जब हमारा एमएस एक्सेस की सीरीज होगी तो उसमें हम पढ़ लेंगे कि एमएस एक्स प्राइमरी की एमएस एक्सेस में क्या होती है, राइट। सो गाइस एमएस एक्सेस में प्राइमरी की का काम होता है यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड, मतलब कि एक रिकॉर्ड को आसानी से ढूंढने के लिए प्राइमरी की का यूज करा जाता है, मतलब विशिष्ट रूप से एक रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए प्राइमरी की का यूज करा जाता है। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the maximum length of a text field in MS Access can be। MS Access की फील्ड में टोटल कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है कैरेक्टर, 120, 255, 265 या फिर 75। तो जब भी हम MS Access में फील्ड ऑप्शन होता है जो, उसमें हम जब टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट की लेंथ होती है 255 कैरेक्टर्स, राइट। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब गाइस यहाँ पर एमएस एक्सेस के ही ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। डेटाबेस यानी कि एमएस एक्सेस, तो एमएस एक्सेस इनमें से मतलब कि एमएस एक्सेस में या डेटाबेस में इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पहला है टेबल, दूसरा है क्वेरी, तीसरा रिलेशनशिप और चौथा है रिपोर्ट। सो यहाँ भी हम डायरेक्टली आंसर की ओर बढ़ेंगे क्योंकि हमारा अभी एमएस एक्सेस की सीरीज नहीं हुई है। जब भी होगी तो उसमें आपको कम्प्लीटली उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगा। सो यहाँ पर रिलेशनशिप करके कोई भी ऑब्जेक्ट डेटाबेस में नहीं होता है, राइट। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का डेटा सॉरी रिलेशनशिप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ अ डेटाबेस दैट स्टोर्स ओनली वन टाइप ऑफ डेटा इज। एक डेटाबेस का हिस्सा जो केवल एक ही प्रकार का डेटा स्टोर करता है। पहला है रिपोर्ट, दूसरा फील्ड, तीसरा क्वेरी और चौथा है रिकॉर्ड। सो गाइज यहाँ पर फील्ड डेटाबेस का एक ऐसा कंपोनेंट है जो सिर्फ एक ही प्रकार का डेटा को स्टोर करता है, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल द एक्टिव सेल इज नॉन बाय। एमएस एक्सेल में जो एक्टिव सेल होती है, मतलब जिस सेल पर हम हैं वह कैसे शो होती है, उसे कैसे हम जान सकते हैं कि वह सेल एक्टिव है। पहला है डॉटेड बॉर्डर के द्वारा, दूसरा है डार्क वाइट बॉर्डर के द्वारा, तीसरा ब्लिंकिंग बॉर्डर के द्वारा या फिर चौथा है टेक्स्ट इनसाइड इज इन इटैलिक। सो गाइस जब भी हम एमएस एक्सेल में देखते हैं, जिस सेल में हम रहते हैं, मतलब जो सेल एक्टिव रहती है वह दिखाई देती है डार्क वाइट बॉर्डर के द्वारा, मतलब कि
गहरी डार्क बॉर्डर के द्वारा। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एमएस एक्सेल प्रोड्यूस। इनमें से एमएस एक्सेल किसे प्रोड्यूस कर सकता है? पहला लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ को, दूसरा है केवल लाइन ग्राफ को, तीसरा है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ को, और चौथा है बार ग्राफ और पाई ग्राफ को। तो भाई यहाँ पर देखा जाए लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ ये दोनों को क्रिएट कर सकता है, मतलब कि एमएस एक्सेल में दोनों तरह के चार्ट तैयार करे जा सकते हैं ना। उसके बाद दूसरा है ओनली लाइन ग्राफ, नहीं लाइन ग्राफ नहीं है, ये लाइन ग्राफ भी है और पाई ग्राफ भी है। इसके अलावा बार ग्राफ, बार चार्ट और पाई चार्ट, तो ये दोनों भी क्रिएट कर सकता है। और तीसरे नंबर के ऑप्शन में दिखा रहा है बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं उनको मिक्स करा जाए तो तीसरे नंबर का ऑप्शन बनता है। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, राइट। सो एमएस एक्सेल इनमें से ये तीनों ऑप्शन को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कि बार चार्ट को भी, लाइन चार्ट को भी और पाई चार्ट को। तो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एमएस एक्सेल फाइल इज इंसर्टेड इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट डेटा इज। यदि एक एमएस एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा जाता है तो डेटा खालिस्तान है। पहला हाइपर लिंक्ड होगा, दूसरा प्लेस्ड इन वर्ड टेबल, तीसरा है लिंक्ड और चौथा है एम्बेडेड। तो जब भी गाइस एमएस एक्सेल फाइल को एक वर्ड दस्तावेज में डाला जाता है तो इसका मतलब होता है कि डेटा वर्ड तालिका में रखा गया है, यानी कि प्लेस्ड इन वर्ड टेबल। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का प्लेस्ड इन वर्ड टेबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बटन इज टू बी चूजन टू क्रिएट एन एमएस एक्सेल चार्ट आउट ऑफ सिलेक्टेड सेल्स। सो गाइस ऑप्शन में कुछ फंक्शन कीज दी गई हैं, सो हम किस फंक्शन कीज का यूज करके एक्सेल में जो डेटा सिलेक्टेड है उसके द्वारा एक चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हमने अभी कुछ क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ है कि जब भी हमें एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना है सिलेक्टेड डेटा से, तो हम F11 की को प्रेस करेंगे जिससे ऑटोमेटिकली एक चार्ट तैयार हो जाएगा। जहां भी हमने डेटा को सिलेक्ट करा गया है उस डेटा से एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। सो आंसर होगा पहले नंबर का F11, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इफेक्ट्स टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर नोन एज। एक पावर पॉइंट में यानी कि पीपीटी में स्लाइड पेश करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्पेशल प्रभाव किस रूप में जाना जाता है? पहला इफेक्ट्स में, दूसरा कस्टम एनिमेशन में, तीसरा ट्रांजिशन में और चौथा एनोटेशन में। सो गाइस जब भी हम एमएस पावर पॉइंट में मतलब पीपीटी तैयार करते हैं तो जो पावर पॉइंट में जो एक पेज होता है उसे एक स्लाइड बोला जाता है, और उस स्लाइड को शो करने के लिए जो इफेक्ट्स उस पर डाले जाते हैं, जैसे कि कोई स्लाइड घूम के आ रहा है, कोई ब्लिंक कर रही है, कोई फेडेड होके आ रही है, तो ये कहलाते हैं ट्रांजिशन, मतलब ये इफेक्ट ट्रांजिशन कहलाते हैं। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज प्रेस्ड टू चेक स्पेलिंग इन पीपीटी प्रेजेंटेशन। तो जब भी एमएस पावर पॉइंट में मतलब कि पीपीटी में प्रेजेंटेशन के टाइम पे हमें स्पेलिंग चेक कमांड रन करनी होती है तो हम कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे या कौन से फंक्शन की का यूज करेंगे? सो इस एमएस ऑफिस का कोई भी पैकेज हो, यदि हमें स्पेलिंग एंड चेक, ग्रामर चेक कमांड को रन करना है, सो हमें F7 फंक्शन की को यूज करना होगा। उसी के द्वारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कमांड ओपन होगी और हम स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का F7। नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग अ मैक हाउ कैन यू रिप्लेस अ फॉन्ट विद अनदर ऑन ऑल स्लाइड्स। जब भी हम मैक संगणक का यूज करते हैं, मैक मतलब एप्पल की जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसका यूज करते हैं, तो सभी स्लाइड्स पर अगर हमें एक ही फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट से चेंज करना है तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे, राइट। पहला है टूल्स में जाने के बाद फॉन्ट पर क्लिक करके, दूसरा है एडिट में जाके फॉन्ट पर क्लिक करके, तीसरा है फॉर्मेट में जाके रिप्लेस फॉन्ट्स पर, और चौथा है टूल्स में रिप्लेस फॉन्ट्स पर। इसमें डायरेक्टली हम आंसर पर जाते हैं, उसमें हमें फॉर्मेट में जाकर रिप्लेस फॉन्ट्स में जाना होगा जिससे हम एक फॉन्ट को किसी दूसरे फॉन्ट पर रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोवाइड्स द इंटरनेट टू इट्स यूजर। अपने यूजर्स के लिए इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है? पहला टीसीपी, दूसरा एफटीपी, तीसरा आईएसपी और चौथा है एचटीटीपी। सो यहाँ पर गाइस टीसीपी और एफटीपी प्रोटोकॉल है और एचटीटीपी भी प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल तो नहीं होता जो अपने यूजर्स को इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पर है आईएसपी। आईएसपी कंपनीज होती हैं जो अपने यूजर्स को इंटरनेट अवेलेबल कराती है। सो आईएसपी आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ होनी जरूरी है? पहला 128 केबीपीएस, दूसरा 512 केबीपीएस, तीसरा 256 केबीपीएस या फिर चौथा 2048 केबीपीएस। सो गाइस अगर हमें
एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है और उसमें कम से कम हमें बैंडविड्थ कितनी चाहिए होगी? सो उसमें चाहिए होती है हमें कम से कम 256 kbps, तभी ब्रॉडबैंड प्रॉपर काम करेगा। राइट आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का 256 kbps। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नोड दैट शेयर रिसोर्सेज विद अदर नोड्स इज कॉल्ड। एक नोड जो अन्य नोड्स के साथ संसाधन को शेयर करता है उसे क्या कहा जाता है? पहला सर्वर, दूसरा होस्ट, तीसरा क्लाइंट और चौथा डेटा बस। ये सब नोड्स क्या होते हैं? जैसे हम एक लाइन में हमारे पास कम से कम 10 सिस्टम रखे हुए हैं और 10 सिस्टम नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, तो हर एक सिस्टम अपने आप में एक नोड होगा। राइट, अब जब पहला जो नोड होगा मतलब कि पहला सिस्टम होगा, वो आगे वाले सिस्टम को रिसोर्सेज अवेलेबल कराएगा। तो जो पहले वाला सिस्टम जो रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहा है दूसरे सिस्टम को, तो वह पहला सिस्टम कहलाएगा सर्वर। राइट, तो यहाँ आंसर होगा पहले नंबर का सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? पहला फायरफॉक्स, दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरा गूगल क्रोम और चौथा है अल्टा विस्टा। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गाइस फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम ये तीनों वेब ब्राउजर है, जबकि अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है याहू की तरह। राइट, सो यहाँ पर आंसर होगा चौथे नंबर का अल्टा विस्टा। ये हमने ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसमें पढ़ा था कि अल्टा विस्टा एक वेब ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन है। मतलब कि वहां पे कुछ सर्च इंजन और वेब ब्राउजर्स के नाम दिए गए थे। सो यहाँ पर अब वही क्रॉस चेकिंग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन के साथ में। सो यहाँ पर अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउजर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एफटीपी प्रोग्राम यूज्ड फॉर। एफटीपी का यूज काय के लिए किया जाता है? पहला है ट्रांसफर फाइल्स टू एंड फ्रो एन इंटरनेट सर्वर, एक इंटरनेट सर्वर से फाइलों को इधर उधर स्थानांतरित करने के लिए। दूसरा है वेब डिजाइन करने के लिए। तीसरा है इंटरनेट से जुड़ने के लिए। और चौथा है एक तीव्र ट्रैवलिंग प्रोटोकॉल के रूप में। इस एफटीपी का हमने पहले फुल फॉर्म पढ़ा हुआ है और एफटीपी का काम क्या होता है ये भी पढ़ा हुआ है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होता है इंटरनेट पर या सर्वर पर फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। यानी कि एक इंटरनेट सर्वर से फाइलों को इधर उधर स्थानांतरित करने के लिए एफटीपी का यूज करा जाता है। राइट, सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड बिफोर वन ओपन्स द ईमेल बॉक्स इज कॉल्ड। जब कोई ईमेल बॉक्स खोलता है तो उसके पहले लॉगिन यानी कि नाम और पासवर्ड डालने के टाइम पे हमें एक सत्यापन करना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पहला कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ऑथेंटिकेशन, तीसरा वोटिंग और चौथा एक्सेसिबिलिटी। तो गाइस जब भी हम किसी भी आईडी को ओपन करते हैं या कोई भी ऐसे सिक्योरिटी वाले सिस्टम को ओपन करते हैं, तो आईडी और पासवर्ड डालने के साथ साथ हमें ऑथेंटिकेट भी करना पड़ता है कि हम ही हैं जो अपने उस सिस्टम को ओपन कर रहे हैं। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज HTML। HTML क्या है? हमने इसे एक क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ है। HTML क्या है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, पहला है इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नहीं स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। दूसरा है इट इज अ मॉडलिंग लैंग्वेज, ये मॉडलिंग लैंग्वेज भी नहीं है। इट इज अ डीटीपी लैंग्वेज, ये डीटीपी लैंग्वेज भी नहीं है। चौथा है इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट फॉर द इंटरनेट। HTML है जिसका यूज करा जाता है डॉक्यूमेंट पर, सॉरी डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो कि इंटरनेट पर अपलोड करे जाना है। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का, इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट फॉर द इंटरनेट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ डोमेन नेम्स एक्सटेंशन। सो गाइस हमने अभी इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया हुआ है कि कौन कौन से डोमेन नेम सिस्टम होते हैं। इसके अलावा हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस पेपर में भी पढ़े हुए हैं कि कौन कौन से डोमेन नेम होते हैं। राइट, सो यहाँ पर .mil, .img, .com और .org। इनमें .mil एक्सटेंशन का यूज करा जाता है मिलिट्री के लिए, .com का यूज करा जाता है कॉमर्शियल के लिए और .org का यूज करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन .imgn, .image नाम का कोई भी डोमेन नेम एक्सटेंशन नहीं होता है। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का .img। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब कुकीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा दैट आर। वेब कुकीज छोटे कुकीज डेटा के छोटे भाग होते हैं जो खालिस्तान पहला एक वेबसाइट से भेजे जाते हैं और उपयोगकर्ता के ब्राउजर में संग्रहित हो जाते हैं। दूसरा उपयोगकर्ता से भेजे जाते हैं और सर्वर में संग्रहित हो जाते हैं। तीसरा है रूट सर्वर से सभी अन्य सर्वरों पर भेजे जाते हैं। और चौथा है आगामी उपयोग के दौरान डायनामिक वेब पेज उत्पन्न करने में सहायता करते हैं।
सो गाइस वेब कुकीज हमने पढ़ी हुई हैं, ये सर्वर से या किसी वेबसाइट से जो यूजर होता है उसके ब्राउजर में भेजे जाते हैं और उसमें स्टोर हो जाते हैं, जो यह बताते हैं कि आगे मतलब कि कुकीज का काम होता है यूजर की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, राइट। सो आंसर होगा पहले नंबर का कि यह एक वेबसाइट से भेजे जाते हैं और उपयोगकर्ता के ब्राउजर में संग्रहित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन्स द इंटरनेट, इंटरनेट का मालिक कौन है? पहला इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, दूसरा है डीएनएस, तीसरा है नो वन ऑन्स द इंटरनेट और चौथा है इंटरनेशनल इंटरनेट बोर्ड। सो गाइस यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, और एक्चुअली में इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब अपने अपने सर्वर्स हैं। सो यहाँ पर इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं है। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का, नो वन ऑन्स द इंटरनेट, राइट। नेक्स्ट है, व्हेन सेंडर द एंड रिसीवर आर ऑन द सेम सिस्टम वी नीड ओनली, जब सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है? आईपी की, डोमेन की, सर्वर की, या फिर यूजर एजेंट की? तो गाइस जब सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं, सेम प्लेटफॉर्म पर होते हैं, तो हमें सिर्फ यूजर एजेंट्स की जरूरत होती है, राइट। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, किस प्रकार के वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग स्वयं को दोहराने के लिए करते हैं? पहला टाइम बॉम्ब, दूसरा है मेलिसा वायरस, तीसरा है बॉम्ब और चौथा है मैक्रो वायरस। तो ये यहाँ पे वायरस और वॉर्म क्या होते हैं, ये हमने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली हुई है, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं वॉर्म और वायरस का काम क्या होता है। कंप्यूटर का एक ऐसा वायरस जो कंप्यूटर होस्ट का उपयोग केवल खुद को रिपीट करने के लिए करता है, वो कहलाते हैं वॉर्म, राइट। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का वॉर्म। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, मेलिशियस सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? पहला मेलवेयर के द्वारा, दूसरा मैलिशियस सॉफ्टवेयर, तीसरा इलीगल वेयर और चौथा है बैडवेयर। तो guys, यहाँ पर हम जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम मेलवेयर के द्वारा या मेलवेयर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का मेलवेयर। गाइस यहाँ पर हमारे 10 जुलाई 2016 के सेकंड शिफ्ट के सारे 52 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।